स्टूडेंट, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के सिलेबस के बारे में। बीएससी का जो बॉटनी का सिलेबस है, उस बॉटनी के सिलेबस के बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में उसकी स्टडी करेंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी के सिलेबस का जो पेपर है वो 3 पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर है डायवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पेपर जो हमारा है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। थर्ड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि ज़ूलॉजी का जो थर्ड पेपर है, ज़ूलॉजी जो थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो कमेंट के माध्यम से जो हमारे पास डिमांड है वो है हमें बॉटनी थर्ड पेपर को स्टडी करना है या बॉटनी थर्ड पेपर हमें पढ़ाना है, क्योंकि बॉटनी थर्ड पेपर में एक ऐसी टॉपिक है जो ज़ूलॉजी थर्ड पेपर का जो बायोकेमिस्ट्री है वहाँ भी लाभ है, उसका लाभ है, यूज है। और जो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, तो ये ऐसी टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री जो बॉटनी में और ज़ूलॉजी दोनों में कॉमन है। इसलिए हमारे पास जो कमेंट के माध्यम से कमेंट किया गया वो ये बताया गया कि थर्ड पेपर की स्टार्टिंग की जाती है। तो आइए दोस्त, अब हम थर्ड पेपर के बारे में जानते हैं कि थर्ड पेपर क्या है, थर्ड पेपर में कौन कौन सी चीज़ की हमें स्टडी करनी है और क्या क्या टॉपिक इसमें है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पूरे पेपर के सिलेबस के बारे में हमें स्टडी करना होगा स्टूडेंट। तो थर्ड पेपर का पहले नाम लिखते हैं। नाम बताइए। नहीं, अभी जस्ट बता के जा रहे हैं। नाम बताइए आप लोग। हाँ, वेरी गुड। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये थर्ड पेपर का नाम है स्टूडेंट, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी सब्जेक्ट का। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक की स्टडी हमें करनी है। तो अब आइए हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। टॉपिक या सिलेबस इसलिए बताना जरूरी है स्टूडेंट कि जब तक हम सिलेबस नहीं समझ पाएंगे पेपर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, तब तक हम कहीं से भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, कहीं से भी आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन से पेपर का है और कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है। इसलिए पेपर को अच्छी तरह से समझने के लिए या आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले क्या करना, पेपर का नाम और पेपर के नाम के अलावा जो पेपर में टॉपिक है, कौन कौन सी टॉपिक है और कौन कौन सी टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा बार पुटअप होता है, तो ये टॉपिक हमें स्टडी करनी है। एक चीज़ और आप जानेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो ऑप्टिकल क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिया है, अब वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, अब ऑप्टिकल नहीं होगा। मीन्स ये कि क्वेश्चन आता था और उसमें 4 ऑप्शन होते थे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता था, उसे आप टिक करते थे। ऐसा अब नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, थ्योरी बेस होगा। थ्योरी बेस माने लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। और अब आपका जो पेपर भी है वो पेपर 50 मार्क्स का होगा।
3 पेपर हैं तो 3 पेपर जो है वो 50 मार्क्स के होंगे। 150 मार्क्स आपकी थ्योरी होगी और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। तो अब आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे दोस्त कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जैसा हमें एग्ज़ाम देना है। अब आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, पूरी कॉपी को भरना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ऑप्शनल ऑप्शन के तौर पर अब आप इसे नहीं पढ़ेंगे, अब आप इसे थ्योरी के बेस पे समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्टूडेंट कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप। तो ये एक टॉपिक है स्टूडेंट, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप ये जानें कि प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है, किसी भी पौधे का जल के साथ क्या संबंध होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो आपको पहले ही कुछ ना कुछ बातें पता है कि जल का पौधों के जीवन में क्या उपयोग होता है, या सीधे आप इस हेडिंग को बना सकते हैं, इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं कि पौधों के जीवन में जल का महत्व, ये भी आप लिख सकते हैं। तो पौधों के जीवन में जल का क्या महत्व हो सकता है? पौधों के जीवन में जल का महत्व क्या हो सकता है? फर्स्ट, ग्रोथ में हो सकता है। विदाउट वाटर प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म का 75 से लेके 80% पार्ट वाटर होता है। तो ग्रोथ नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर अगर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट अगर है ट्रांसडक्शन ऑफ मिनरल साल्ट। नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज प्लांट में नहीं होंगे अगर वाटर प्लांट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें टॉपिक है वो यही स्टडी करनी है कि प्लांट के लाइफ में वाटर का क्या रिलेशन है, क्या महत्व है। तो ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये टॉपिक हो गया। वैसे और भी जैविक क्रियाएं हैं, वाइटल एक्टिविटीज है जो प्लांट में होता है, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर की उपस्थिति में। अब इसके बाद हम स्टूडेंट दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। एक एक टॉपिक आप नोट करते रहेंगे कौन कौन सी टॉपिक की हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा? प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप पढ़ा। दूसरा हमें जो पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, या ये कह सकते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा स्टूडेंट ये दोस्त। अब इसमें हमें दूसरे पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है? वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज की दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वाटर की हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्त? वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल माने भौतिक गुण और रासायनिक गुण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो जल का क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो ये भी क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पुटअप नहीं हुआ है। हाँ, एक एक नंबर में जरूर पुटअप हो जाएगा। एक एक नंबर क्या है? एक एक नंबर
मैंने बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर की तरह नहीं होगा, इसमें एक एक नंबर के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे और उस 10 क्वेश्चन में क्या करना है आपको 50 वर्ड्स लिखना होगा। 50 जैसे आ गया प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे आप स्टूडेंट 50 वर्ड लिखेंगे। 50 वर्ड लिखेंगे तब आपको एक नंबर मिलेगा। इस तरह से एक एक नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं दोस्त। अब यहाँ हम शुरू करते हैं। थर्ड टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? थर्ड टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट जब आप प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऊर्जा प्लांट में बनता है, जो फूड प्लांट में बनता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसके बारे में ऊर्जा कैसे एक जगह से दूसरी जगह या इन्वायरमेंट से प्लांट में स्थानांतरित होता है, इसके लिए तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्त। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में जरूर इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए जरूर इम्पॉर्टेंट है ये। अब आगे फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम। तो फोर्थ टॉपिक है ट्रांसपायरेशन मैकेनिज्म। ट्रांसपायरेशन मैकेनिज्म ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां से हमें क्वेश्चन आएगा, मिल सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा इस टॉपिक से? ट्रांसपायरेशन क्या है, पहला क्वेश्चन बना स्टूडेंट। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करेंगे तो आप पढ़ चुके होंगे कि when the water is lost in the vapors form from aerial part of the plant in the presence of temperature, then it is called transpiration। या हिंदी में आप डिफाइन करो कि किसी भी पौधे की पत्ती द्वारा या स्टेम द्वारा जल का वाष्प के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन कितने तरह का होता है? 3 टाइप का होता है, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटिकल। तो स्टोमेटिकल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो एक क्वेश्चन ये यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। तो एक क्वेश्चन बन गया, ये 5 नंबर के लिए आ सकता है एग्जाम में। दूसरा दोस्त जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो मैकेनिज्म ऑफ, या आप कह सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। इसकी हिंदी होती है दोस्त स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में। आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया है और कितना हमारे लिए जरूरी, हमारे एग्जाम के लिए कितना जरूरी ये पढ़ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, जिसे हम कहते हैं कि स्टोमेटा कैसे खुलता और बंद होता, उसकी क्रियाविधि हम पढ़ेंगे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से, वो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, ट्रांसपायरेशन कैसे कम होगा और ट्रांसपायरेशन कैसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या कुछ फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर के बारे में हमें स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन है और ये भी कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछ लेता है। तो इस तरह से दोस्त हमने पढ़ लिया क्या फर्स्ट यूनिट
जिसे हम यूनिट फर्स्ट कहते हैं। ये पेपर कितने यूनिट में डिवाइड है? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये पेपर डिवाइड है 4 यूनिट में। और फर्स्ट यूनिट अभी तक हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग उसे समझ रहे हैं कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे बात करते हैं। इसी फर्स्ट यूनिट में और भी क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वो भी एग्जाम में बहुत बार क्या अल्टरनेट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अल्टरनेट पूछे भी गए हैं, जिसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो अल्टरनेट पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्रो, यहाँ आप कह सकते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट मीन्स होता है खनिज तत्व। खनिज तत्व, तो यहाँ पे खनिज तत्व, पौधों को कितने खनिज तत्व की जरूरत होती है? तो पौधों को लगभग आप मान लेंगे 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और उन 16 पोषक तत्वों से पौधे क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं, फल देते हैं और फल की वृद्धि होती है और पौधों में विभिन्न तरह के रोगों से बचा जा सकता है। वो 16 पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्व हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है, इस तरह से मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। इस तरह से कुल मिला के पौधों में 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उन्हीं 16 पोषक तत्वों को क्या कहते हैं दोस्त? मिनरल न्यूट्रिएंट या खनिज तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा है अभी, और मैक्रो यहाँ पे बता रहा है मैक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट माने होता है बृहद, और इन्हीं 16 पोषक तत्वों को जो पौधों को जरूरी है, उन्हीं 16 पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हो गया ये, और दूसरा भाग अगर हम डिवाइड करें तो हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसे कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और इसे कहते हैं बृहद पोषक तत्व। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अल्टरनेट आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, या अगर आपका किस्मत सही दिया तो आपको यहाँ पे 12 नंबर के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 7 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये माइक्रो का दूसरा नाम क्या हो सकता है, अब ये भी जान लेते हैं। माइक्रो का दूसरा नाम है यहाँ पे माइनर। मैक्रो को मेजर कहते हैं, मेजर या इसेंशियल। अब इसे मैक्रो, मेजर और इसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पोषक तत्वों को, या कह लो जो पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए या अधिक मात्रा में जरूरत होती है, उन पोषक तत्वों को हम मेजर, मैक्रो या फिर इसेंशियल पोषक तत्व कहते हैं। और जिन तत्वों को पौधों की कम आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। अब इसी का हम दूसरा नाम लिखने चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनर, और माइनर के बाद क्या लिखेंगे? नॉन इसेंशियल। इस तरह से स्टूडेंट ये मिनरल खनिज तत्व हो गए। तो अगर इस पूरी यूनिट को हम पढ़ते हैं, यूनिट फर्स्ट की स्टडी अगर हम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो कुल मिला के हमको 12 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर हम यूनिट फर्स्ट की केवल फर्स्ट यूनिट हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा यूनिट क्या हुआ? यूनिट फर्स्ट खत्म होता है। अब यूनिट फर्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, क्या शुरू करेंगे? यूनिट फर्स्ट के बाद हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड क्या होता है? यूनिट सेकेंड की स्टडी करेंगे अब हम
और यूनिट सेकेंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या यूनिट सेकेंड में है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड को हम पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। तो यूनिट सेकेंड में सबसे पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्टार्च आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, माल्टोज आता है, काइटिन आता है, सेलुलोज आता है। ये सब जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही आते हैं। पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, ये सब क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या करते हैं, अपने भोजन का, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो किस रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पौधों में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, जिसमें एक डार्क रिएक्शन कहते हैं और एक लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये होता है दो तरह का फोटोसिंथेसिस। तो इसमें पढ़ते हैं। तो पहली टॉपिक हो गई, इसके बाद यूनिट 2 में ये पहली टॉपिक हुई। इसके बाद स्टूडेंट इसमें जो दूसरी टॉपिक है वो है केमियोसिंथेटिक। केमियोसिंथेटिक रसायन संश्लेषी, ये भी है। और इसके बाद में है C3, अगला देख लेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन, फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन इसमें केम प्लांट और एक और C3 एंड C4 प्लांट। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकेंड यूनिट के कुछ टॉपिक। और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्टरनेट आता है, वो C3 C4 प्लांट हो सकता है, ये भी पूछ लेता है। केम प्लांट है, ये भी 1-2 साल का अंतराल करके ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। या फिर C3 C4 प्लांट में डिफरेंट पूछ लेता है, C3 और C4 प्लांट में क्या अंतर होता है, इसके लिए पूछ लेता है। या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में, पौधों के प्रकाश संश्लेषण में कैसे योगदान देते हैं, किस तरह से सहायक होते हैं, ये टॉपिक हमको इसमें पढ़ना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए स्टूडेंट। तो ये दूसरी यूनिट के 3 क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, या आपको टाइम मिल रहा होगा तो आप दूसरी यूनिट या पहले यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो सभी एक तरफ से नोट करते जाएंगे। इसलिए कि जब हम इस सिलेबस का स्टडी करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे एक टॉपिक का, तो आपको आसान हो जाएगा समझने में कि ये कौन सी यूनिट का कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो आप उसको बेहतर ढंग से कैच कर लेंगे, बेहतर ढंग से आप उसे समझ पाएंगे। इसके बाद यूनिट 2 में कुछ और टॉपिक भी है, यूनिट 2 में कुछ और भी टॉपिक है, वो भी हमको पढ़ना है। तो उसके बाद टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी पढ़ते हैं इसको। रिस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप इस श्वसन को आप जान सकें कि श्वसन कहते किसको हैं। तो आपको पता है कि किसी भी जीवधारी के शरीर में क्या होता है, किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है कि कोशिका से होता है, और कोशिका किसी भी जीवधारी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और एक कोशिका में एक जीवन चलाने की क्षमता होती है, और कोशिका जीवित कैसे रह सकती है, उसमें श्वसन क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ श्वसन का जो परिभाषा बताओगे वो एक नॉर्मल ढंग से बता दो कि किसी भी जीवधारी में उपस्थित
जटिल भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा प्रोवाइड करना या कोशिकाओं को ऊर्जा देना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। श्वसन मुख्यतः कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एनारोबिक और एरोबिक, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन में क्या होता है? सभी जीवित जीवों में आक्सी श्वसन होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? श्वसन होता ही नहीं है। लेकिन कुछ जीवधारी हैं जिनमें अनाक्सी श्वसन होता है, जैसे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनमें अनाक्सी श्वसन होता है। ईस्ट है, कवक है, उसमें भी अनाक्सी श्वसन होता है। तो यहाँ पे रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन का टाइप क्या होता है, और इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट क्वेश्चन आता है वो ETS। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो है, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से आने वाला स्टूडेंट, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ETS कहते हैं और ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। कुल मिला के आप ये कहो कि जो रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म है, श्वसन की जो क्रिया विधि है, किसी जीवधारी में श्वसन की क्रिया विधि होती कैसे है, उसकी जब स्टडी हम करेंगे के पश्चात 38 ATP अणु का निर्माण होता है, और वही 38 ATP अणु टूट टूट कर हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, जिससे उस कोशिका की जैविक क्रिया क्या होती है? संचालित होती है। अगर हमें रेस्पिरेशन नहीं होता हमारे अंदर तो हमारी कोशिकाओं को क्या होता है? ऊर्जा नहीं मिलती है और एक एक कोशिका करके डेथ होती जाती है। तो यहाँ पे जो हमें 38 ATP मिलता है, जब उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे कि 38 ATP अणु हमें स्टेप बाय स्टेप मिलता है। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है? पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो यहाँ से हमको एनर्जी मिलनी शुरू होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, और ये तीनों एग्जाम की दृष्टि बहुत मोस्ट है। कभी कभी इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी इसमें 10 नंबर के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इसी 3 टॉपिक में, इसी रिस्पिरेशन के 3 टॉपिक्स में। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसके अलावा भी वो टॉपिक आता है इसमें यूनिट सेकेंड में, वो टॉपिक और भी आता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हमने दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो क्वेश्चन को हमें नोट करना है। ओके दोस्त, अब हम शुरू करते हैं क्या? यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड यूनिट में हमें किस टॉपिक की स्टडी करनी है वो हम अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट में नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल मतलब होता है किसी चीज का चक्रण होना, एक जगह से जाना, फिर उसी जगह पे आना, फिर आना, फिर जाना, ये होता है चक्रण। वैसे जो नाइट्रोजन साइकिल है वो नाइट्रोजन साइकिल ही केवल नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल हमें नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़नी है। वैसे जो होता है बहुत से, ऑक्सीजन साइकिल भी होती है, कार्बन साइकिल भी होता है, हाइड्रोजन साइकिल, ये बहुत सारे साइकिल होते हैं, सल्फर होता है, फास्फोरस साइकिल होता है। ये सभी को हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसे कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र। तो
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इन सभी तत्वों का आदान प्रदान होता है। अर्थात वो पहले क्या आते हैं निर्जीव घटक में और फिर सजीव घटक में जाते हैं। तो अर्थात कह लो कि किसी भी तत्व का क्या निर्जीव घटक से सजीव घटक में आना, फिर वापस निर्जीव में जाना, ये सब क्या कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, भूजैव रासायनिक चक्र होता है। ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा स्टूडेंट, बेहतर ढंग से पढ़ाया गया होगा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे जो सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें हमें इतने सारे साइकिल नहीं पढ़ना है, इतने सारे तत्वों का सर्कुलेशन नहीं करना है। हमें केवल किसका करना है नाइट्रोजन साइकिल का सर्कुलेशन करना है। नाइट्रोजन तत्व का कैसे आदान प्रदान होता है, और आप जानते हो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितना है 78 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से, यूनिट 3 से। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन हमको पढ़ना है इसमें। तो नाइट्रोजन साइकिल 1, नाइट्रोजन एसिमिलेशन 2, और इसके पश्चात जो अगला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये 3 टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पूछा जाता है और कई बार आता है। इसमें से ये 2 बहुत कम आते हैं, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये नाइट्रोजन साइकिल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप सिलेबस पलट के देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी का 3rd पेपर, जिसे प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको अल्टरनेट ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे लग रहा है कि ये लगातार पूछा ही गया एग्जाम में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात क्या पढ़ना है इसमें, देखिए अब आते हैं फाइटो हार्मोन पढ़ लेते हैं। फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन माने वह हार्मोन जो प्लांट में पाया जाता है उसे फाइटो हार्मोन कहते हैं दोस्त। और हार्मोन क्या होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ह्यूमन में भी, मैमल्स में, मैमल्स माने मनुष्य, एनिमल माने बहुत सारे जंतु, और जो प्लांट है वो प्लांट में। तो अगर हम स्पेशली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक दिन में लगभग, मैमल्स में एक दिन में लगभग 50 प्रकार का हार्मोन निकलता है, 50 टाइप का हार्मोन निकलता है। और इसी 50 प्रकार के हार्मोन से जो हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। अगर इनमें से कोई भी हार्मोन लेस या मोर, कम या ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो हमारी बॉडी असंतुलित हो जाती है दोस्त। जैसे आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें घेंगा रोग होता है, वो हार्मोन का फैक्टर है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जो कम या ज़्यादा निकलेंगे तो हमारे शरीर पे बैड इफेक्ट डालेंगे और हमारा शरीर क्या होगा असंतुलित अवस्था में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एनिमल हार्मोन नहीं पढ़ना है हमें स्टूडेंट, हमें वो हार्मोन पढ़ना है जो स्पेशली प्लांट में मिलता हो। और प्लांट में मिलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, फाइटो हार्मोन कहलाता है। और प्लांट में कितने हार्मोन होते हैं, 5 ही तरह का हार्मोन मुख्यतः होता है, जिसको हम ऑक्सिन, जिबलैरिन, जिबलैरिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब इसमें टाइप भी है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, इन सभी में क्या है, इसको रासायनिक भाषा में एसिटिलीन भी कहते हैं, जो फल को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन एसिटिलीन होता है, एथिलीन होता है। ये फल के पकाने में बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। और यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है प्लांट में। तो इस तरह से
हमें क्या करना, फाइटो हार्मोन में ये पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका वृद्धि, इसके प्रेजेंट होने से इसका पौधों में प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी सारे चीज़ों के बारे में हमको स्टडी करना है। इसके बाद हमें इसमें और टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे इसको तो लगेगा कि हम साइंस नहीं बल्कि हिंदी पढ़ रहे हैं। हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे ये पेपर, ये आपको लगेगा ही नहीं कि हम बहुत हार्ड चीज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा नहीं कि हम बेसिक सेकेंड ईयर का बॉटनी पढ़ रहे हैं, लगेगा आपको कि हम इंटर की बॉटनी स्टडी कर रहे हैं, और बहुत इजी ढंग से हम आपको इसे पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिएगा और अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी कीजिए अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो। अब आगे इसमें क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे हम इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिट 3 में है जो फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म माने होता है दीप्त कलिता। इसके बाद इसकी अगली टॉपिक है स्टूडेंट वर्नेलाइजेशन। बसंतीकरण। इसके बाद इसका स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वर्नेलाइजेशन के बाद जो टॉपिक है इसमें सीड जर्मिनेशन। सीड का अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण के लिए क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई सीड अंकुरित नहीं होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्त कि वो सीड अंकुरित हो जाए और अंकुरित होकर वो जर्मिनेट हो जाए, जम करके पौधा बना ले, ये हमें करना चाहिए। अगला टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है दोस्त वो है पार्थेनोकार्पी पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमारा जो वो है एब्सेसिन। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं आपसे कि क्या होता है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म मीन्स होता है किसी पौधे की जब पुष्पन प्रक्रिया होती है, अर्थात किसी पौधे की जब वृद्धि होती है, उसमें पुष्प आता है, उसमें फल बनता है और फल पकता है, उतने समय में क्या होता, उतने टाइम के लिए क्या होता है, जो प्रकाश का उस पर प्रभाव होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, दीप्त कलिता। मीन्स ये समझो आप कि जब कोई पौधा वृद्धि करता है, वृद्धि करने के पश्चात वो क्या होता है, उसमें पुष्प आते हैं, पुष्प आने के बाद उसमें फल बनता है, फल बनने के बाद वो पकता है। उस समय में जो सूर्य के प्रकाश का जो प्रभाव है, उसी प्रभाव को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, फोटोपीरियडिज्म, प्रदीप्त कलिता। और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का जो उसके आधार पे हम फोटोपीरियडिज्म को फिर डिवाइड करते हैं कई भागों में, छायादार पौधे, या फिर आप इसे कह सकते हो शॉर्ट भाषा में एसडीपी, एलडीपी और एसएलडीपी, मतलब शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो पौधे कई तरह के हो जाएंगे, अर्थात प्रदीप्त कलिका के आधार पे अगर हम पौधे डिवाइड करें तो कई तरह के पौधे हो जाएंगे, जिसमें आपको कुछ टाइप के हम बता रहे हैं, कुछ टाइप ये हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं दोस्त, वर्नेलाइजेशन क्या होता है, बसंतीकरण क्या होता है। बसंतीकरण मीन्स होता है कि किसी भी सीड को क्या करना, समय से पहले जर्मिनेट करवा लेना। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा ठंडक होती है और उन प्रदेशों में हम सीड को कैसे जर्मिनेट करवाते हैं, कैसे उसको अंकुरित करवाते हैं, वही चीज़ होता है। तो उसको अंकुरित करवाने के लिए क्या करते हैं, एक विशेष टेम्परेचर पर, एक विशेष तापमान पे उस सीड को क्या किया जाता है,
ट्रीट किया जाता है, उपचारित किया जाता है, और उपचारित करने के बाद उसको जर्मिनेट करवाते हैं। तो ये कुल मिला के कह सकते हो कि बर्नेलाइजेशन जो बसंतीकरण है, उस बसंतीकरण मेथड के द्वारा हम किसी भी सीड को समय से पहले जर्मिनेट करवा लेते हैं, और लगभग वो नॉर्मल सीड से लगभग क्या होता है 15 दिन या 20 दिन पहले वो जर्मिनेट हो जाता है। ये बसंतीकरण होता है। कॉर्पी है, पार्थेनोकॉर्पी किसको कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी मीन्स क्या होता है, बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण होना पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बोर्ड के, ये सब क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिल ही जाएंगे। आप सिलेबस पलट के देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 3rd यूनिट तक की स्टडी कर ली है। अब हमें जो स्टडी करना है वो हमारा इस पेपर मतलब प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का लास्ट यूनिट क्या है, उस लास्ट यूनिट के बारे में हम अब स्टडी करने चलते हैं। दोस्त बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके फ्यूचर की बात हो रही है। इस कंडीशन में आपको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं मिल पा रही, इसलिए ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए आपको विशेष सुविधा आपको देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की स्टार्टिंग की गई है। अब जो हमें 4th यूनिट पढ़ना है, यूनिट 4, वो हमारा यूनिट क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हमें 5 चीजों को पढ़ना है। प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या होता है, विटामिन लिपिड्स, लिपिड या फैट एक ही बात होता है, लिपिड या फैट एक ही बात होता है। इसके बाद यहाँ हमको जो पढ़ना है वो एंजाइम पढ़ना है स्टूडेंट, एंजाइम। ये यूनिट अगर आपकी तैयार हो गई तो 12 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे आपको। ये यूनिट अगर आपकी तैयार होती है तो 12 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, और ये बाद 2 यूनिट आप तैयार कर लो, 25 नंबर के क्वेश्चन आप हल कर ले जाओगे। और 25 नंबर का क्वेश्चन अगर एक पेपर में आप सॉल्व करते हैं तो 3 पेपर है बॉटनी में, 25 × 3 करोगे तो हो जाएगा 75 मार्क्स, 75 मार्क्स आप ले आओगे विदाउट कुछ किए हुए। केवल आप बस क्या करो, कंसंट्रेट होके आप इस YouTube चैनल को देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन आसान लगेंगे, और जब आपकी ऑफलाइन पढ़ाई होने से स्टार्ट होगी तब उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ मुझे उस चैनल से कुछ फायदा मिला। और यहाँ पे 50 नंबर का मार्क्स प्रैक्टिकल, तो जोड़ लोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, एक रिस्पेक्टेड मार्क्स मिल जाएंगे आपको, सम्मान जनित स्कोर कर लेंगे आप इसमें। तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट, इन 12 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, एक एक टॉपिक की स्टडी करते हैं हम लोग। यहाँ हम क्या करते हैं, एंजाइम, एंजाइम। तो यहाँ पे 1 नंबर में भी आ सकता है एंजाइम, एक नंबर में 50 वर्ड आपको लिखने होते हैं एंजाइम पे। और यहां से जो लॉन्ग आंसर बनेगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरा क्वेश्चन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि। तो यहां पे आप पढ़ोगे लॉक एंड की थ्योरी, लॉक की थ्योरी, और भी कई सिद्धांत हैं जो वो सिद्धांत बताते हैं कि एंजाइम कार्य कैसे करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो फैक्टर, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम,
एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप यहां से क्वेश्चन, आप तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और तीन क्वेश्चन क्या आते हैं, लॉन्ग आंसर में आते हैं, सेक्शन सी में आते हैं। अभी मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उसके बाद में अभी ये खत्म होने के बाद मैं पेपर पैटर्न बताता हूँ आपको कि पेपर पैटर्न कैसे आता है बीएससी सेकेंड ईयर में, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न था वो अलग है और सेकेंड ईयर के पैटर्न को अभी हम बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद एंजाइम हो गया, एंजाइम के टॉपिक हो गए, एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा, एंजाइम क्या होता है। हाँ, कभी कभी आता है एंजाइम एंड हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या तो माइन्यूट डिफरेंट होता है दोनों में, एंजाइम और हार्मोन में। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको क्या डिफरेंट होता है। अभी तो हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या पढ़ना हमको, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसका कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है तीन चीजों का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल होता है, 1:2:1 का मेल होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के, तीन होता है, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड में ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, है ना, कई तरह का। ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आने वाला टॉप शुगर है। मोनोसेकेराइड में जब आप डिवाइड करोगे तो मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, तीन तरह का कार्बोहाइड्रेट डिवाइड होता है। तो मोनोसेकेराइड में जब आप बात करोगे तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सब आता है इसमें। इस तरह कार्बोहाइड्रेट का पहला क्वेश्चन आप पढ़ गए कि क्या होता है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफाई, इसका क्लासिफिकेशन करो। दूसरा क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मनुष्य में या जीवों में जैविकीय महत्व क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद में कभी कभी मोनोसेकेराइड को पूछ लेता है, कभी कभी पॉलीसेकेराइड को पूछ लेता है, कभी कभी ओलिगोसेकेराइड को पूछ लेता है। तो इस तरह से जब हम कार्बोहाइड्रेट का डिटेल पढ़ेंगे तब फिर वहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक कराऊंगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें आएगा लिपिड्स, लिपिड भी है, लिपिड्स या इसी को हम नाम देते हैं फैट लिपिड, ये भी क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल रोल। पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, व्हाट इज लिपिड, इट्स डिफाइन, इट्स क्लासिफाई। दूसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा, व्हाट इज बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इस तरह से आपने पढ़ा स्टूडेंट, क्या पढ़ा, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी का थर्ड पेपर का सिलेबस का पूरा निचोड़ आपने पढ़ लिया, पूरी समरी पढ़ ली है और उसमें आपको पता चला कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या कह रहे थे, पेपर पैटर्न को बताते हैं। तो आपका जो पेपर है, अब हम स्टूडेंट आपको क्या बताते हैं, पेपर पैटर्न बताते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न कैसे आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बारे में जो डिस्कशन करना है हमको, वो क्या होता है, पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। 3 सेक्शन में पेपर हमारा क्या होता, बटा होता है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन मिलते हैं हमें एक एक नंबर में। ओके स्टूडेंट, सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर हमें 50 वर्ड में देना होता है।
सेक्शन ए में हमें क्या मिलता है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन मिलते हैं और उस 10 क्वेश्चन का आंसर हमें 50 वर्ड में देना होता है। तो ये सेक्शन ए की कहानी हो गई। और सेक्शन बी में हमें मिलता है 10 क्वेश्चन। कितना? 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है, सॉल्व कितना करना होता है, 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। और ये होता है 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 25 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन ए का जब 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ 10 नंबर मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी में आता है लगभग 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, लेकिन करना हमें कितना होता है, केवल 2 क्वेश्चन हमें इसमें 5 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं या सॉल्व करना होता है, जो लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी होता है, 25 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी होता है और 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए होता है। कुल मिला के आपको 50 मार्क्स का पेपर आपको मिलता है, जिसका टाइम है 3 आवर, 3 घंटे में ये आपको कंप्लीट करना होता है। आपको फर्स्ट ईयर में 2 घंटे का समय मिलता था, लेकिन थर्ड ईयर में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और इस 3 घंटे में आप क्या करोगे, इतने तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।